Hello students, my name is Azmatur Rahman and I am your Faculty of Accounting and Taxation। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी लॉस के बारे में। ये आपका मेरे साथ सबसे पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। तो मैं उम्मीद करूंगा आप क्लास में सब अटेंटिव बैठेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए बच्चों, जीएसटी स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए टैक्सेशन होता क्या है, आखिर टैक्स है क्या। अगर हम टैक्स की बात करें सिंपल भाषा में, तो टैक्स कुछ नहीं है, एक पैक्यूनरी बर्डन है। क्या है टैक्स? एक पैक्यूनरी बर्डन। सर ये पैक्यूनरी बर्डन का मतलब क्या होता है? पैक्यूनरी बर्डन मींस अ कंपल्सरी पेमेंट, अ कंपल्सरी पेमेंट जो कि आपसे कौन लेता है? आपसे गवर्नमेंट लेती है। यानी एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, गवर्नमेंट में भी एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा इम्पोज किया जाता है। इम्पोज करने का यहाँ पे मतलब है थोपना, किसी चीज की ऑब्लिगेशन डालना। यानी आपकी विल पे डिपेंडेंट नहीं है, ये चीज आपकी विल पे डिपेंडेंट नहीं है। आपको टैक्स की कंपलसरी पेमेंट करनी पड़ेगी। किसको करनी पड़ेगी? गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। और ये आप पे थोपता कौन है? ये एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थोपती है। ठीक है। नेक्स्ट, ये लगाया किस पे जाता है? ये अगर हम देखें, टैक्स टैक्स लगता है प्रॉपर्टी पे या फिर किसी इंडिविजुअल पे। यूजुअली आपने इनकम टैक्स सुना होगा, तो इनकम पर भी लगता है। गुड्स एंड सर्विस पे भी लगता है, जैसे हम जीएसटी बोलते हैं आजकल। और प्रॉपर्टी टैक्स होता है आपका। तो टैक्स को सिंपल भाषा में हमने ब्रेक किया क्या? एक कंपलसरी पेमेंट जो कि हमें किसे करनी है? गवर्नमेंट को करनी है, ताकि वो इकोनॉमी को स्मूथली ऑपरेट कर सके उस पैसे का यूज करके। और ये लगाया किसके द्वारा जाता है? एक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये एक वॉलेंट्री पेमेंट नहीं है, यानी ये आपकी विल पे डिपेंडेंट नहीं है। टैक्स की पेमेंट आपकी विलिंगनेस के ऊपर नहीं है कि आपका मन कर रहा है आप पेमेंट कर दो गवर्नमेंट को। आपको सिंपली ये पेमेंट करनी ही पड़ती है अगर आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करते हो जिसमें टैक्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट को की जाएगी और विल पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी एक वॉलेंटरी पेमेंट नहीं है। नेक्स्ट, अब टैक्सेशन अगर हम देखें तो ये वाइडली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला हमारा डायरेक्ट टैक्स, उसके बाद हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि लगाया जाता है, यानी थोपा जाता है किसके ऊपर? इंडिविजुअल पर या फिर पर्सन पर, है ना, किसी एक जीते जागते पर्सन पर। अब यहाँ पे पर्सन से आप कंफ्यूज मत हो जाना है। इंडिविजुअल और पर्सन आप कहोगे ये दो शब्द लिखे हैं, दोनों एक ही तो बात है। लेकिन नहीं, अगर हम टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिविजुअल और पर्सन में थोड़ा फर्क होता है। एक पर्सन के अंदर इंडिविजुअल इंक्लूड होता है और उसके अलावा भी कई कई लोग इंक्लूड होते हैं, लाइक कंपनी, फर्म, एलएलपी, एक्सेट्रा। ओके। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? जो कि लगाया जाएगा किसके ऊपर? एक इंडिविजुअल पर या फिर पर्सन पर। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सर ये इंडिविजुअल पर नहीं लगाया जाता, नहीं, ये लैवी होता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज पर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि आखिर डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स लगता है वो किस बेस पर लगता है? वो लगता है आपकी इनकम या वेल्थ के बेस पर। यानी जितनी आप इनकम कमाओगे उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और जो पर्सन इनकम टैक्स भरने के लिए लायबल होता है उसे बोलते हैं एसएससी। ये डायरेक्ट टैक्स की टर्म है। ठीक है। अ पर्सन चार्जेबल अंडर इनकम टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में आ रहा है, अमाउंट ऑफ टैक्स इज बेस्ड ऑन। आई थिंक यहाँ पे बच्चे ने थोड़ी सी मिस्टेक करी है। तो यहाँ पे टैक्स हमारा जीएसटी का डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो यहाँ पे बॉन, यानी ये जो टैक्स का एक्सपेंस है, आखिर ये बॉन यानी झेलेगा कौन? देखो सिंपल, जो इनकम कमा रहा है डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, तो जो हमारा पर्सन इनकम कमा रहा है वही हमारा जाहिर सी बात है भरेगा टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में यानी जीएसटी में अगर हम बात करें तो उस केस में यहाँ पे जो टैक्स इंसिडेंस होता है ये होता है हमारा किसके ऊपर? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर लगता है। यानी सिंपली अगर हम बोले इनडायरेक्ट टैक्स किसकी जेब से जाएगा? एट द एंड फाइनल कंज्यूमर। इनिशियल स्टेज पर हमारा मैन्युफैक्चरर या फिर जो भी पर्सन डील कर रहा है सप्लाई में, ओके, वो भर देता है। लेकिन एट द एंड बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है? फाइनल कंज्यूमर पर। आपने है ना
+2 में यानी अपनी 11th 12th में सुना होगा इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कि इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स ये लगाया किसी और पर जाता है और पेमेंट कोई और करता है। यानी ये लेवी, इसका बर्डन किसी और पर लगता है और पेमेंट कोई और करता है। बिल्कुल सही सुना है आपने। एट दी एंड किसकी जेब का खर्चा हो रहा है यहाँ पे? एट दी एंड यहाँ पे किसकी जेब से खर्चा हो रहा है? हमारे फाइनल कंज्यूमर। लेकिन यहाँ पे इनिशियल लेवल पर ही कौन जमा करा देता है इसे? मैन्युफैक्चरर आपका, यानी सप्लायर। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके पास, आखिर कलेक्शन की कॉस्ट किस में ज्यादा है या फिर किस में कम है? तो देखो, अगर कलेक्शन कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे है ना, डायरेक्ट टैक्स में कलेक्शन कलेक्शन कॉस्ट हमारी थोड़ी ज्यादा होती है। उसका रीजन है क्योंकि देखो, आप इनकम कमाते हो, आप डिस्क्लोज करते हो नहीं डिस्क्लोज करते, गवर्नमेंट को पता लगता है या नहीं लगता, ऑफिसर्स बैठा रखे हैं वो चेकिंग करते हैं, आपने सुना होगा इनकम टैक्स की रेट भी डलती है। तो उस केस में यहाँ पे कलेक्शन कॉस्ट थोड़ी हायर हो जाती है, लोग अपनी इनकम को छुपाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स में यानी जीएसटी की, तो उस केस में कलेक्शन कॉस्ट आपकी लोअर होती है। क्यों लोअर होती है? क्योंकि यहाँ पे है ना, आपका सब कुछ डेटा लिंक्ड होता है। जो जीएसटी वगैरह में डील करता है उसे पता होगा कि आपको अगर जीएसटी जमा कराने की रिक्वायरमेंट है, यानी आप पर अगर जीएसटी लगता है, तो उस केस में आपके पास एक जीएसटी नंबर होता है। हालांकि यहाँ पे पैन नंबर होता है, लेकिन यूजुअली यूजुअली इनकम टैक्स की चोरी होती है, जीएसटी की चोरी इतनी आसान नहीं है। तो कलेक्शन कॉस्ट हायर कहाँ होगी हमारी? डायरेक्ट टैक्स में होगी, और लोअर कहाँ होगी हमारी? इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी में होगी। नेचर। अब अगर हम बात करें तो नेचर में क्या कह रहे हैं? यहाँ पे नेचर में सिंपल मतलब है कि देखो, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो उसके साथ साथ अमाउंट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज होगा डायरेक्ट टैक्स में। यूजुअली ऐसा होता है, आपने +2 में सुना होगा, अपनी 11th 12th में सुना होगा कि डायरेक्ट टैक्स यूजुअली अमाउंट, जितना ज्यादा अमाउंट हमारा होता जाता है इनकम का, वैसे वैसे अमाउंट ऑफ टैक्स भी यानी रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ता चला जाता है। और हमारे इनकम टैक्स सिस्टम के अंदर स्लैब रेट्स होते हैं। इनकम के बेस के ऊपर स्लैब रेट होते हैं, यानी जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी उस हिसाब से आपके ऊपर एप्लीकेबल रेट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स में नेचर क्या होता है? यहाँ पे रिग्रेसिव होता है। यहाँ पे रिग्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि अमाउंट बढ़ेगा तो टैक्स घटेगा। अमाउंट चाहे बढ़े, अमाउंट चाहे घटे, टैक्स का रेट इक्विवेलेंट रहेगा हमारा। यानी हायर हायर अमाउंट पर भी सेम रेट लगेगा और लोअर अमाउंट पर भी सेम रेट लगेगा। यानी आप सप्लाई करो, आप गुड्स या सर्विस की सप्लाई करो, 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख, इन तीनों पर ही एप्लीकेबल रेट सेम है टैक्स का। ओके। लास्ट पॉइंट हमारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में जो डिफरेंस है उसका क्या पॉइंट है? ये एग्जाम्पल है यहाँ पे बस एक। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हमारा इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का हमारा जीएसटी। ओके। तो होपफुली आपको डिफरेंस समझ आया होगा इन दोनों के बीच में, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एक बार इसे कंक्लूड कर देते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था कि ये लगता किस पर है, यानी थोपा किस पर जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इंडिविजुअल या पर्सन पर। इनडायरेक्ट टैक्स किस पर थोपा जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज पर। अब यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेट होता है वो किस बेस पे होता है? वो होता है हमारी इनकम या वेल्थ के बेस पे। यानी इनकम और वेल्थ का जितना अमाउंट होगा उस हिसाब से आपके ऊपर रेट लग जाएगा। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ टैक्स यहाँ पे हमारा किसके बेस पे कैलकुलेट होता है? सप्लाई, यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई के बेस पे। किसके बेस पे? वैल्यू ऑफ सप्लाई के बेस पे। नेक्स्ट, उसके बाद खर्चा बॉर्न कौन करेगा डायरेक्ट टैक्स का? देखो, जो पर्सन इनकम कमा रहा है, यानी जो लायबल टू टैक्स है, जो लायबल टू टैक्स है जिसे हम एसएससी बोलते हैं, वही खर्चा झेलेगा। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में, यहाँ पे टैक्स इंसिडेंस हमारा एट दी एंड पास किस पर हो जाता है? कंज्यूमर पर। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल लेवल पर आपका मैन्युफैक्चरर या सप्लायर पेमेंट कर देता है टैक्स की, किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट वसूल लेती है आपके सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से, और कहती है आगे आप फाइनल कंज्यूमर से वसूलते रहना। नेक्स्ट, कलेक्शन कॉस्ट हायर किस में होगी? जाहिर सी बात है इनकम टैक्स में होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। आपने अपनी इनकम को छुपा लिया, है ना, डिस्क्लोज नहीं करा, कैश में डील कर रहा हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। आपको पता लगेगा, अभी हम बात करेंगे लॉ के बारे में, तो आपको पता लगेगा प्रैक्टिकली क्या काम चलता है। नेक्स्ट, नेचर किसका प्रोग्रेसिव और किसका रिग्रेसिव है? यानी जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारा टैक्स का रेट भी बढ़ जाएगा। यानी डायरेक्ट टैक्स एक प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है। लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की यानी जीएसटी की, तो उस केस में ये रिग्रेसिव नेचर का है। ठीक है। होपफुली आपको बात समझ आई होगी, एक बार मैंने रिवाइज भी करा दिया।
नेक्स्ट, इस पेज में बात करने से पहले हम थोड़ी चीजें और समझते हैं इसके बारे में। बेसिकली जीएसटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। ये सप्लाई स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इधर। हाँ, हाँ जी, तो यहाँ पे जीएसटी के बारे में हमने बात की है कि जीएसटी क्या एक ऐसा टैक्स है। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। इट मीन्स गुड्स, जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है यानी जीएसटी, वो लगेगा कब? आपकी अगर सप्लाई होगी तो ही लगेगा। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एक्सेप्ट, ये कुछ चीजें लिखी हैं यहाँ पे, है ना। ये थोड़ी जीएसटी में, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल बात हो जाती है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ पे तो लगेगा, लेकिन इन चीजों पे नहीं लगेगा। हालांकि और भी बहुत सारी चीज होती हैं जिसपे जीएसटी एग्जेम्प्ट हो सकता है, लेकिन ये थोड़ी सी जनरल बात है। एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी अगर हम बात करें तो जो इंसान की कंजम्पशन के लिए शराब, है ना, बनाई जाती है, जो आपने देखा होगा आसपास ठेके पर मिलती है ना, उसकी बात कर रहा है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो हमारी लिकर होती है। ओके, इस पर हमारा जीएसटी नॉन लेविएबल है। इसका मतलब क्या हुआ सर, नॉन लेविएबल? नॉन लेविएबल सिंपली अगर हम बोलें तो नॉन लेविएबल का यहाँ पे सिंपल मतलब है कि जीएसटी लग ही नहीं सकता। जीएसटी लग ही नहीं सकता। इट मीन्स दैट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के स्कोप से ही बाहर है। ठीक है। नेक्स्ट जो बात है हमारी क्या है? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये आपने सुना हो सकता है, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल। देन नेक्स्ट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी जो आपके एरोप्लेन्स जेट वगैरह में डलता है ना, सुपर कार्स में भी यूज होता है कुछ कुछ। तो ये 5 चीजें हैं हमारी। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के बाद 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो जीएसटी अगर लगेगा तो किस पे लगेगा? सप्लाई पर लगेगा सर। किस पर लगेगा? सप्लाई पर लगेगा। किसकी सप्लाई? गुड्स और सर्विस और बोथ। यानी गुड्स की सप्लाई करो, चाहे चाहे सर्विस की करो, चाहे इन दोनों की ही सप्लाई करो आप, है ना, आप पे जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करेगी तो ही आप पर जीएसटी लगेगा। सर इसका क्या मतलब हुआ थ्रेशोल्ड लिमिट? इसका सिंपली मतलब हुआ कि जो आप पर एप्लीकेबल लिमिट है, जो गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि हाँ जी, इतने अमाउंट तक हम आपसे जीएसटी की बात नहीं करेंगे, आपकी इतनी सेल तक हम जीएसटी की बात नहीं करेंगे। जो कॉमन लिमिट है मैं बता देता हूँ आपको। अगर हम बात करें गुड्स की या सर्विस की, तो कॉमनली, ठीक है, वैसे तो इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर होता है, ओके, जिसमें आप सीखते हो कि लिमिट्स वगैरह क्या है हमारी। तो सर्विस में अगर हम बात करें तो 20 लाख की यूजुअल अभी लिमिट याद आप रख सकते हो, ठीक है। और गुड्स के लिए बात करें तो 40 लाख, ये थोड़ी कॉमन लिमिट है। बाकी इट इज अ डिस्प्यूटेड मैटर। नेक्स्ट, देखो, ये सिंपल समझाने के लिए लिख रखा है कि अगर परचेज करोगे तो इनपुट टैक्स बनेगा आपका, ठीक है। सेल करोगे तो आउटपुट टैक्स। देखो, इनपुट टैक्स सिंपली बोल क्या रही है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट को आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपके पास जब माल आ रहा है, यानी आप परचेज कर रहे हो, चाहे आप गुड्स परचेज कर रहे हो या सर्विस आप किसी से खरीद रहे हो, है ना, बिजनेस पर्पस के लिए,
तो उस केस में इसे बोलेंगे इनपुट, यानी बिजनेस में आ रहा है। और आउटपुट जब आप सेल कर रहे हो, है ना, आउटपुट टैक्स कब एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर? जब आप सेल कर रहे हो, यानी आपके पास से सामान या सर्विस, है ना, फ्लो हो रही है, यानी बाहर जा रही है बिजनेस के। ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट को इन और आउट से ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, परचेज पर इनपुट, सेल पर आउटपुट। ओके। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी सप्लाईज के ऊपर। ठीक है। हमारे पास कई तरह की सप्लाई होती है। जैसे मान के चलते हैं, पहले हमारी, ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। सर इनवर्ड सप्लाई का क्या मतलब हुआ, थोड़ी सिंपल भाषा में बताइए। सिंपली आप बोल सकते हो परचेज। और आउटवर्ड सप्लाई मतलब आपकी सेल। ओके। मतलब ऐसा समझ सकते हो, अभी समझने के लिए याद रख सकते हो इस चीज को। तो सबसे पहली सप्लाई हमारी हुई इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई का क्या मतलब हुआ कि आपने कुछ परचेज किया है, यानी आपके बिजनेस में कुछ आ रहा है। और आउटवर्ड सप्लाई आपने कुछ सेल किया है, यानी आपके बिजनेस से कुछ जा रहा है। ओके। नेक्स्ट आपके पास हम्म टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। सर टैक्सेबल सप्लाई का क्या मतलब हुआ? टैक्सेबल सप्लाई का मतलब हुआ यानी वो सप्लाई, है ना, विच इज चार्जेबल टू जीएसटी। यानी आप ऐसी सप्लाई कर रहे हो, आपने सामान खरीदा है या बेचा है और उस पर जीएसटी लेवी होगा, है ना। सप्लाई चार्जेबल टू जीएसटी। ओके। और अगर हम बात करें एग्जेम सप्लाई की, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, चीज को थोड़ा गौर से सुनना। देखो ऐसा हो सकता है जो चार्जेबल टू जीएसटी है, बट गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने कहा इसे काट दो। हम इसे हम इसे एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम इसे एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। एग्जेम्प्ट करने का मतलब सर, एग्जेम्प्ट करने का यहाँ पे सिंपल मतलब है कि हम आपसे जीएसटी कलेक्ट कर तो सकते हैं, लेकिन हम आपको छोड़ रहे हैं। ठीक है। यानी गवर्नमेंट आपसे इस सप्लाई पर क्या कर सकती है? जीएसटी कलेक्ट कर सकती है। इट इज चार्जेबल टू जीएसटी, बट गवर्नमेंट ने इसे काटा। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली और कहा कि एग्जेम्प्ट आपके लिए, यानी यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई दैट विच इज chargeable to GST but exempt by the government through notification। ओके। तो हमने चार तरह की सप्लाई की बात करी है अभी: इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम सप्लाई। ठीक है। एक होती है नॉन लेविएबल, नॉन लेविएबल सप्लाई। सर ये नॉन लेविएबल सप्लाई का क्या मतलब हुआ? अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जहाँ पे, है ना, जहाँ पे जीएसटी लग ही नहीं सकता, यानी ऐसी सप्लाई जो कि आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी के स्कोप से ही बाहर है। ओके। तो ये कुछ सप्लाईज थी, ठीक है, जिनके बारे में हमें बात करना थोड़ा जरूरी था। ओके। अब हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में। ठीक है। जीएसटी। सर जीएसटी के बारे में आपने हमें बताया एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जिस पर्सन पर लेवी किया जाता है ना, वो अलग है, और जो पर्सन इसे पे करता है वो अलग है ना। यानी फाइनल बर्डन किसी और पर आएगा और पेमेंट कोई और करेगा। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें जीएसटी के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो जीएसटी के अंडर अगर हम बात करें,
सबसे पहले इनपुट आउटपुट की बात कर लेते हैं। इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी के बारे में, मैंने आउटपुट जीएसटी के बारे में आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इनपुट से क्या याद रखना है, परचेज, और आउटपुट से क्या याद रखना है, सेल, अभी के लिए। तो इनपुट जीएसटी में हमें क्या ध्यान रखना है, जब हम परचेज करेंगे, जब हम परचेज करेंगे कुछ सामान, और जब हम कुछ सेल करेंगे, ये आपके लिए इनपुट जीएसटी एप्लीकेबल कब होगा, जब आप परचेज करोगे, और इट इज एन एसेट फॉर योर बिजनेस, इट इज एन एसेट फॉर योर बिजनेस। अब इसका रीजन क्या है सर एसेट बनाने का? देखो जी, एसेट बनाने का सिंपल रीजन है कि आपने जीएसटी पे कर दिया, आपने जीएसटी पे कर दिया। ये जो इनपुट आप बोल रहे हो, आपने इसे पे कर दिया, किसे? गवर्नमेंट को। अब एक बात बताओ, आप कौन हो जिसने पे किया है? सर आप ये रहे, आप हो सप्लायर, आप हो यहाँ पे सप्लायर, यानी जो सप्लाई करता है। ठीक है, आप एक सप्लायर हो, यानी आप एक बिजनेस चलाते हो। आपने कोई सेल नहीं करी है, आपने सामान खरीदा है, लेकिन ये जो सामान खरीदा है किस पर्पस के लिए? बिजनेस पर्पस के लिए है, यानी बिजनेस में ही यूज हो जाएगा। या तो आपने कोई इनपुट खरीदा, या तो आपने कोई सर्विस खरीदी, तो ये बिजनेस के अंडर खरीदा है आपने। अब एक बात बताओ, ये जो आपने परचेज किया है सामान, क्या इसके फाइनल कंज्यूमर आप हो? क्या इसके फाइनल कंज्यूमर आप हो? सर नहीं, फाइनल कंज्यूमर हम कैसे हो सकते हैं, जब हमें ये जो हमने, मान लो एक ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, जो सामान खरीद के आगे बेचता है। अब मान लो आप गुड्स लाए आगे बेचने के लिए फर्दर, आप फाइनल कंज्यूमर तो नहीं हुए, यानी एट द एंड आप तो इसे कंज्यूम नहीं कर रहा, आप तो इसे आगे फर्दर सप्लाई कर दोगे, यानी बेच दोगे। तो उस केस में आपने ये जो खरीदा उस पर जीएसटी पे करा होगा। रॉ मटेरियल हो सकता है ना, कोई दूसरी अदर आइटम हो सकते हो, तो उस पर आपने जीएसटी पे किया, लेकिन ये आपका खर्चा नहीं है। तो इस केस में आपने गवर्नमेंट को जमा कराया, ये पे किया, जमा करा दिया। इस तरह से चलता है। तो आपने जो ऑलरेडी पेमेंट कर रखी है, आपने जो ऑलरेडी गवर्नमेंट को पेमेंट कर रखी है, बताओ, क्या वो आपके लिए एसेट नहीं बनेगा क्या? अगर आप सोचो ध्यान से, एक्सपेंस, थोड़ी बहुत आपने अकाउंट्स पढ़ी होगी। एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है सर। अगर हम बात करें एसेट, तो सर एसेट का नेचर भी हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो एक्सपेंस तो बन नहीं सकता आपके लिए, तो आपके लिए क्या बनेगा? आपके लिए बनेगा एसेट। क्यों? क्योंकि आपने आज ही कुछ पेमेंट कर दी पीछे किसी दूसरे सप्लायर को जिससे माल खरीदा होगा। तो उस केस में आप इसका पैसा वसूलोगे नहीं वसूलोगे? अभी तक हम बोलते आ रहे थे फाइनल कंज्यूमर से हम वसूलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना प्रैक्टिकली ऐसा नहीं चलता कि हम फाइनल कंज्यूमर से ना वसूल लें। हम पैसा जरूर लेते हैं जीएसटी का फाइनल कंज्यूमर से, लेकिन वही पैसा हमें गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। यहाँ पे जो मैंने बात बोली कि जीएसटी आपने पे करा, आपने गवर्नमेंट को नहीं पे करा, ये बात थोड़ी गलत हो गई। यहाँ पे आपने सप्लायर को पे करा था, आपने सप्लायर को पे करा था, किसी दूसरे सप्लायर को, है ना? सप्लायर नंबर वन, सप्लायर नंबर टू, सप्लायर नंबर वन ने सप्लायर नंबर टू से खरीदा, उसे कुछ जीएसटी का पैसा दिया। अभी जो सप्लायर नंबर टू है, ये जमा कराता है किसे? गवर्नमेंट को। ये इसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो इनपुट टैक्स आपने पे किया बिजनेस पर्पस के लिए, है ना? सामान खरीदा था, इसलिए आपने इनपुट टैक्स पे किया इस सप्लायर को। तो आपकी जेब से तो जा चुका ना। अब देखो, आप सप्लायर को पे करो, आप गवर्नमेंट को पे करो, आपकी जेब से तो पैसा जा चुका, क्या आपका एक्सपेंस बनेगा? नहीं जी सर, एसेट बनेगा। तो यहाँ पे हम इसका लेते हैं बेनिफिट। क्या लेते हैं इसका? बेनिफिट लेते हैं। सर इसका बेनिफिट कैसे लेंगे? आपने एसेट तो बना दिया, अच्छा ये फ्यूचर में आगे फायदा देगा? हाँ, बिल्कुल फायदा देगा। ये फायदा देगा कैसे, उससे पहले हम समझते हैं आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तब क्या आपको अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर हम बात करें आउटपुट जीएसटी की, अगर हम बात करें आउटपुट जीएसटी की, तो उस केस में ये लगेगा सेल पर, है ना? अब आपने ये जो सेल करी है, बिजनेस, जाहिर सी बात है, बिजनेस चला रहा हो तभी सेल करी है, तभी जीएसटी आप पर लग रहा है ना? पर्सनल इफेक्ट पर थोड़ी जीएसटी हम लगा रहे हैं, कोई बैठ कर यहाँ पर। तो उस केस में आपने सेल करी। अब सर आपने बताया हमारे लिए इनपुट जीएसटी क्या है, एसेट है। तो सेल पर जो आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कलेक्ट कर रहे हो। एक सप्लायर होने के नाते आप जीएसटी क्या कर रहे हो? कलेक्ट कर रहे हो।
आप अपना कुछ प्राइस बताते हो कस्टमर को, प्लस उस पे जीएसटी भी बताते हो एक्स्ट्रा। अब ये जो जीएसटी का कंपोनेंट आपने किससे लिया, कंज्यूमर से लिया, ये आपने कलेक्ट किया, कंज्यूमर से कलेक्ट किया ना ये वाला अमाउंट। तो उस केस में ये जो जितना भी अमाउंट आपने कलेक्ट किया, अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट को जाके जमा कराओ। यानी सर अगर मैं परचेस करूंगा, मैं सप्लायर को जीएसटी पे कर रहा हूँ उसी पे सामान पे, आगे फर्दर बेचूंगा तो उस केस में मुझे जीएसटी कलेक्ट करके जमा कराना होगा, हाँ जमा कराना होगा। लेकिन सर यहाँ पे तो मेरे पास से दो दो बार पैसा जा चुका, नहीं जा चुका, एक तो यहाँ, एक बार यहाँ, सप्लायर को दिया और गवर्नमेंट को दिया, हाँ बिल्कुल जा चुका। तभी मैंने आपसे यहाँ पे इस चीज को एसेट बनवाया, है ना, लॉ के अंदर लिख रखा है कि आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। ये जो जितना भी पैसा आपने गवर्नमेंट को जमा कराया, फॉर एग्जांपल इस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपने परचेज करी थी कुछ 1 लाख रुपीज की, और आपने कुछ सेल करी 2 लाख रुपीज की, ठीक है, बिल्कुल रफ एग्जांपल है बस कंसेप्ट को समझाने के लिए। आपने इस पर जीएसटी पे करा 18%, इस पर भी पे करा 18%, मतलब कलेक्ट किया 18%। तो अगर हम बात करें, इधर अमाउंट हमारा आ जाएगा 18,000, इधर हमारा अमाउंट आ जाएगा 36,000। ठीक है सर। तो ये वाला अमाउंट आपको जमा कराना है किसको, गवर्नमेंट को। क्यों जमा कराना है सर, क्योंकि आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है। और इसी चीज को हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं इसे, आउटपुट टैक्स यानी आउटपुट जीएसटी। आपके पास आउटपुट टैक्स यानी आउटपुट जीएसटी है 36,000 का। ओके। देन अगेन आपने 18,000 ऑलरेडी किसको पे कर रखे हैं, पीछे किसी सप्लायर को पे करे थे। इसे क्या बताया था मैंने, एसेट है, और ये आपका इनपुट टैक्स है, आपका क्या है, इनपुट टैक्स है। अब देखो आपको जमा कराने हैं 36,000 गवर्नमेंट को, लेकिन ऑलरेडी आपने कितने पे कर चुके हो दूसरे सप्लायर को, 18,000। क्या इसने भी गवर्नमेंट को जमा कराया होगा, जिस पर्सन ने आपसे कलेक्ट किया, हाँ बिल्कुल कराया होगा, है ना। जीएसटी का पैसा हम अपनी जेब में थोड़ी रख सकते हैं। तो उस केस में आपके पास से जो 18,000 ऑलरेडी जा चुके, क्या दोबारा पे करोगे 36,000 के अंदर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्यों पे करेंगे, हम गवर्नमेंट से कहेंगे कि सुनो गवर्नमेंट, आपने ऑलरेडी कितना हमसे ले रखा है, 18,000, तो 36 में से इस 18 का बेनिफिट दे दो। 36 में से इस 18 का क्या दे दो, बेनिफिट दे दो। और इसी चीज को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर क्रेडिट क्यों, क्योंकि आप बेनिफिट ले रहे हो, सिंपल। 18,000, तो बचे कितने, जो एट द एंड आपको प्रैक्टिकली गवर्नमेंट को जमा कराने। तो ये 18,000 अब गवर्नमेंट को आप जमा करा दोगे नेट में। ये आपकी बन गई नेट जीएसटी पेबल। तो आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर होगा। आपने परचेज करा था कुछ 18% के हिसाब से, 18,000 आपका जीएसटी आपने एक सप्लायर को पे करा इसे 1 लाख के साथ। फिर सेल करी आपने 2 लाख की, है ना, उस पर 18% आपने कलेक्ट किया कस्टमर से 36,000। तो ये 36,000 गवर्नमेंट के भी आप पे कलेक्ट करे, गवर्नमेंट को जमा करा दो। हमने कहा 36,000 हम क्यों जमा कराएं जब 18,000 ऑलरेडी हमने पे कर रखे हैं, तो इसका हमने बेनिफिट ले लिया इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर। नेट जीएसटी लाइबिलिटी हमारी जो बनी 18,000 की बन गई। तो होपफुली आपको बात समझ आई होगी कि आउटपुट इनपुट टैक्स में चल क्या रहा है। आपने सेल करा कुछ, कुछ कलेक्ट किया कस्टमर से, उस पर जीएसटी का अमाउंट वो गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो ये जो गवर्नमेंट को जमा कराना है, हम रुकेंगे और इनपुट टैक्स का क्या ले लेंगे, बेनिफिट ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने जब सामान परचेज करा था तो सप्लायर को ये वाला इस माल के लिए जमा कराया होगा जीएसटी, है ना। ये हमारे लिए एसेट है। और अगर हम बात करें जितना भी जीएसटी में है ना, जितना भी जीएसटी में कलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें जो जीएसटी का कंपोनेंट है, क्या मेरे लिए ये लाइबिलिटी है या नहीं? बिल्कुल सर लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को जमा कराना है। ओके। तो जब भी आप आउटपुट टैक्स की पेमेंट करोगे, जब भी आप आउटपुट टैक्स की पेमेंट करोगे, इनपुट टैक्स माइनस करके करोगे, और आपकी निकल आएगी नेट जीएसटी पेबल लाइबिलिटी। ओके। तो यहाँ तक हमारी बात रही, हमने क्या क्या समझा, थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। सप्लाई के बारे में थोड़ा सा समझा कि इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई क्या होती है ना, हम कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, आगे फर्दर सप्लाई कर रहे हैं। टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, जो कि चार्जेबल टू जीएसटी होती है। एग्जाम सप्लाई क्या होती है, जीएसटी के चार्जेबल है बट गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मत दो जीएसटी।
नॉन लेविएबल सप्लाई यानी जो कि जीएसटी के स्कोप से ही बाहर है ना। यानी जीएसटी उस पर लगा ही नहीं सकती गवर्नमेंट चाह कर भी, है ना। एग्जाम सप्लाई में क्या होता है, एग्जाम सप्लाई में क्या होता है, जिस दिन गवर्नमेंट का दिमाग घूमा ना, उस दिन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के इसको, है ना, एग्जाम की लिस्ट से हटा देगी, काट देगी, यानी ये चार्जेबल टू जीएसटी हो जाएगा। लेकिन नॉन लिवेबल सप्लाई के लिए ऐसा नहीं हो सकता। नॉन लिवेबल सप्लाई के लिए गवर्नमेंट को पहले, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है, तब जाके वो उस पर्टिकुलर आइटम पर, है ना, जिसकी सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, नॉन लेविएबल है यानी जीएसटी लग ही नहीं सकता, तब जाकर वो जीएसटी लगा पाएगी कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। खैर आपको इतना ज्यादा अभी डीप में नहीं जाना, अभी तो जीएसटी स्टार्ट ही हुआ है। देन अगेन उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी हम परचेज पर पे करते हैं किसी सप्लायर को, है ना, जो कि गवर्नमेंट को फर्दर जमा कराता है, जैसे हम यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर से। हमारे ऊपर लाइबिलिटी है ना, तो ये दूसरे सप्लायर के लिए लाइबिलिटी होगी, लेकिन सर हमारे लिए क्या है, हमें दूसरे सप्लायर की बात थोड़ी करनी है। हाँ बिल्कुल। इनपुट जीएसटी आपके लिए क्या एसेट है, और आउटपुट जीएसटी आपके लिए लाइबिलिटी है। जब भी आप लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तो इस एसेट को माइनस करके यानी नेट में करके करोगे। उसी चीज को हमने बोल दिया नेट जीएसटी पेबल। इनपुट टैक्स में से इनपुट सॉरी आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स का जब भी बेनिफिट लेते हैं तो उसे बोलते हैं आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये कुछ जनरल बातें थी हमने जो करी। देन उसके बाद ओके, सप्लाई की ही थोड़ी सी बात रह गई है, उसके बाद अपना ये लेक्चर सेशन ओवर करेंगे। हमारे पास दो पॉसिबल सप्लाईज और हैं। पहली है हमारे पास इंट्रास्टेट और एक है इंटरस्टेट। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बिल्कुल सिंपल भाषा में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में, तो सर जो सप्लाई हो रही है विद इन अ सिंगल स्टेट, सप्लाई जो कि हो रही है विद इन अ सिंगल स्टेट, तो उसे बोल दिया इंट्रा स्टेट सप्लाई। आपने पढ़ा होगा ये अकाउंट्स में भी या और भी दूसरे सब्जेक्ट में, कंपैरिजन, है ना, इंट्रा और इंटर, इंटर कंपैरिजन, इंट्रा कंपैरिजन, ऐसा कुछ पढ़ा हो सकता है आपने। तो बात क्या है, इंट्रा स्टेट के अंदर जब विद इन हो, विद इन मतलब एक स्टेट के अंदर ही, सिंगल स्टेट के अंदर ही बात हो रही है सप्लाई जो हम कर रहे हैं। और इंटर स्टेट के केस में, इंटर स्टेट के केस में इट इज बिटवीन टू स्टेट्स, यानी एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा स्टेट जब हमारी इन्वॉल्व हो। तो सर हमें समझ आया इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या है। इंट्रा स्टेट यानी सिंगल स्टेट में, इंटर स्टेट यानी दो स्टेट्स के बीच में। हाँ लेकिन आपको ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना था ये। ओके, याद ये नहीं रखना, जीएसटी के अंदर हमें याद ये नहीं रखना, लॉ पढ़ रहे हैं, है ना, हम छोटे बच्चे थोड़ी है रहे। ये सब बातें तो आपको पहले भी समझ आती होंगी। आपको दो चीजों को देखना है जब भी हम बात करें इंट्रा इंटर की, उस केस में आपको दो चीजें देखनी है। एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, दूसरी चीज प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी सप्लायर की लोकेशन क्या है और सप्लाई की प्लेस जहां डेस्टिनेशन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये जो हम बात कर रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, इट मीन्स डेस्टिनेशन के कहाँ को हमारी कोटा सर्विस जा रही है। ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर मीन्स कहाँ से, है ना, यानी ए स्टार्टिंग पॉइंट, डिपार्चर पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हो आप, जहाँ से हमारी सर्विस या जो भी गुड्स हैं वो डिपार्ट हुए। ओके। तो
जहाँ पे हमारी ये दोनों चीजें लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जब इट इज सेम, तो उस केस में इंट्रास्टेट। ओके, इंट्रास्टेट सप्लाई कब कहलाएगी? जब आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम है। ठीक है, सेम है मतलब क्या? सिंगल स्टेट में हमारे जीएसटी के अंदर है ना, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, तो लोकेशन वगैरह में या फिर हम प्लेस देख रहे हैं, हमेशा याद रखना सेम का मतलब, प्लेस की अगर बात करें, सेम प्लेस का मतलब ये थोड़ी कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हो उसी लोकेलिटी का सप्लायर है। यहाँ पे स्टेट वाइज बात चलती है। तो अगर स्टेट सेम है तो उस केस में इंट्रा स्टेट है। और स्टेट अगर डिफरेंट है, स्टेट अगर क्या है, डिफरेंट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा? इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट सप्लाई विद इन अ सिंगल स्टेट, या फिर इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन टू स्टेट, या हम जो टेक्निकल चीज हम यहाँ पे देखते हैं वो देखते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम है तो उस केस में इंटर स्टेट। इंटर स्टेट कब बनेगी? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी डिफरेंट हो। तो होपफुली यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होंगी। आई थिंक आपको समझ आया। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी पॉइंट में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर बताएं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को मैं सॉल्व कर पाऊँ। ओके।